Hello students, welcome back. I am Ritu Sharma, lecturer electronics from Government Polytechnic College, सीकर. लास्ट हमने लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड ईयर 307 सब्जेक्ट है उसकी 555 टाइमर आईसी का जो भी चैप्टर था थर्ड यूनिट उसके सारे टॉपिक्स कवर किए थे. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 5 जो कि क्या है हमारी PLL के बारे में, फेज लॉक्ड लूप, उसके बारे में हम शुरू करते हैं. तो फर्स्ट आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग और यूजेस PLL के तीनों इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद में इसके दो टॉपिक्स और हैं, दो इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. हम सबसे पहले देखते हैं कि आज इसके वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. हम देखेंगे कि PLL का इंट्रोडक्शन, PLL होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैसे वो इमर्ज हुआ, क्या क्या उसकी क्यों कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे PLL का ब्लॉक डायग्राम, किन किन कंपोनेंट से वो मिलके बना होता है. थर्ड है उसकी वर्किंग, कैसे वो काम करेगा. और लास्ट टॉपिक होगा इसका एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं PLL होता क्या है. PLL की फुल फॉर्म होती है फेज लॉक्ड लूप. मतलब कि ये एक लेम भाषा में मैं समझाऊं तो ये एक लूप सर्किट है, एक सर्किट है क्लोज्ड सर्किट जो कि अपने अंदर इनपुट फ्रिक्वेंसी का जो फेज है उसको लॉक करने का काम करता है. मतलब कि इस PLL का काम क्या होगा कि जो भी इसको सिग्नल, रेफरेंस सिग्नल दिया है उसके फेज को लॉक्ड करने का काम करेगा. अब इसको हम वैसे समझते हैं कि PLL है क्या. PLL एक बहुत ही बेसिक ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर. हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, डिवाइस के अंदर हम PLL को यूज़ करते हैं. ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो कि अपने इनपुट, जो इसको इनपुट या रेफरेंस सिग्नल दिया होता है उसके फ्रिक्वेंसी और फेज़ को लॉक करता हुआ आउटपुट में एग्जैक्टली सेम सिग्नल, ऐसा सिग्नल जनरेट करता है जिसकी फ्रिक्वेंसी और फेज़ इनपुट फ्रिक्वेंसी के फेज़ और इनपुट सिग्नल के फ्रिक्वेंसी और फेज़ से लॉक हो सके, ऐसा वो सिग्नल जनरेट करता है. इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन में हम इसे यूज़ करते हैं और रडार्स में, सैटेलाइट्स में, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं. सबसे पहले PLL के बारे में जो कंसेप्ट अराइज हुआ था वो 1930 में हुआ था. लेकिन तब क्या था, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी, ना इतना फंडिंग था. कॉस्ट फैक्टर से भी डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होती थी, इसलिए इसके ऊपर इतना काम तब नहीं हो पाया. लेकिन जैसे जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फील्ड के अंदर एडवांसमेंट हुआ, उसकी टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट हुआ, PLL हर एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर PLL बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉक का जैसे काम करने लग गया. इसके यूज़फुल, इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि हम इसको हर एक एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ देख सकते हैं. जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ, रेडियो कम्युनिकेशन हुआ. जैसे क्या है, आपका रेडियो हम सब ने सुना है. रेडियो पे हम क्या करते हैं, एक जो भी FM का सिग्नल होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर जो भी सिग्नल होता है उसको ट्यून करने की कोशिश करते हैं. तो PLL का एक, अगर हम इसको कम्युनिकेशन की टर्म में समझे तो क्या कर रहा है कि जो आपका सेंडर है, ट्रांसमीटर है, उसकी फ्रिक्वेंसी से जब तक रिसीवर की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो जाती, क्या कोई सिग्नल ट्रांसमिट हो पाएगा? नहीं. हम उस रेडियो पे भी ट्यूनिंग इस तरीके से करते हैं कि हमारा चैनल, जिस चैनल पे हमें सुनना है, जिस चैनल को हमें ट्रांसमिट करना है, उससे फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, तभी हमें आउटपुट मिलता है. वही हमारा PLL का काम है कि ये आउटपुट जनरेट करेगा जब इसकी फ्रिक्वेंसी और फेज़ इनपुट फ्रिक्वेंसी के फेज़ से मैच हो जाएगी. हम इसे वाईफाई राउटर्स में यूज़ करते हैं, वॉकी टॉकी में यूज़ करते हैं. वॉकी टॉकी में जैसे आप कोई भी किसी भी एक चैनल पे इनपुट, आपने किसी भी एक चैनल पे आपने वॉइस भेजी, कोई भी सिग्नल भेजा, तो अनटिल एंड अनलेस रिसीवर ने भी वही चैनल पे ट्यून नहीं कर रखा होगा, आपका डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चैनल नंबर 12 है जिस पे आपने कुछ ना कुछ मैसेज सेंड किया,
तो जब तक रिसीवर चैनल नंबर 12 पे ट्यून नहीं कर लेता उसको वो मैसेज नहीं मिलेगा, उसको वो फ्रिक्वेंसी पे मैच करना पड़ेगा, तभी आउटपुट प्रोड्यूस होगा। वही हमारा काम PLL का है। तो ये वही काम करता है कि आउटपुट में ऐसा सिग्नल जनरेट करेगा जिसकी फ्रिक्वेंसी और फेज़, इनपुट फ्रिक्वेंसी और फेज़ से लॉक हुआ हुआ हो, मैच हुआ हुआ हो। इसे हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी यूज़ करते हैं, टेलीविज़न से वाईफाई राउटर्स में भी हम यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जहाँ भी हमें करनी होती है वहाँ हम PLL को यूज़ करते हैं। अब इसका देखते हैं सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि जैसे अब हम सब ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम IC पढ़ी है, वैसे ही PLL भी एक IC है, लेकिन एक जैसे ओपैम एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, वैसे PLL भी एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है। मतलब सिंगल कंपोनेंट से मतलब है कि एक ये जो IC है ये 3 से 4 ओपैम जैसे 4 अलग अलग ब्लॉक से मिलके बनी होती है। जैसे उसका ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे तो उसमें एक इनपुट स्टेज होती है, एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, एक लेवल शिफ्टर स्टेज होती है और उसके बाद में एक आउटपुट स्टेज आती है। उसी तरीके से हमारे PLL भी 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। फर्स्ट इसका फेज डिटेक्टर, सेकंड लो पास फिल्टर और थर्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। जैसे कि इसके डायग्राम में हमने दिखाया गया है कि आउटपुट से इसके अंदर इनपुट में एक पाथ कनेक्टेड है। जब आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में ट्रांसमिट किया जाता है उसे हम बोलते हैं फीडबैक या फिर क्लोज लूप। इसी तरीके से इसी फीडबैक की वजह से इसे हम फीडबैक पाथ बोलते हैं। इसी फीडबैक की वजह से ये एक लूप कहलाया जाता है, क्लोज सर्किट कहलाया जाता है। PLL सर्किट के अंदर क्या होता है, फेज डिटेक्टर एक कंपोनेंट है जिसका आउटपुट लो पास फिल्टर को दिया जाता है, उसका आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को दिया जाता है और उसका आउटपुट वापस फेज डिटेक्टर के वन ऑफ द इनपुट को दिया जाता है। इस तरीके से बैक टू बैक आउटपुट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ये एक लूप के जैसे बन जाते हैं। PLL 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेज डिटेक्टर होता क्या है। फेज डिटेक्टर क्या है, कंपैरेटर सर्किट है। कंपैरेटर सर्किट मतलब कि कंपैरेटर सर्किट का मतलब होता है तुलनात्मक, कि इसके ऊपर जो भी 2 या 3 इनपुट्स दिए हुए हैं ये उनको आपस में कंपेयर करके आउटपुट जनरेट करेगा। तो फेज डिटेक्टर एक तरीके से मल्टीप्लायर या फिर कंपैरेटर सर्किट होता है जो कि इनपुट फ्रिक्वेंसी जो भी इसको रेफरेंस सिग्नल दिया है, ये है हमारा रेफरेंस सिग्नल जिसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी है FIN और आउटपुट में जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी है FOUT। तो ये फेज डिटेक्टर क्या करता है, इनपुट फ्रिक्वेंसी को आउटपुट फ्रिक्वेंसी से कंपेयर करके एक DC वोल्टेज जनरेट करता है। मतलब इन दोनों के फेज डिफरेंस को ये आउटपुट में जनरेट करेगा, लेकिन आउटपुट में इसके 2 फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होंगे। अब देखो इसको 2 फ्रिक्वेंसी मिल रही है, एक FIN और एक FOUT। तो ये फेज डिटेक्टर क्या करेगा, 2 फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स को जनरेट करेगा। एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी इन दोनों के सम के बराबर होगी और एक फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। अब ये फेज डिटेक्टर क्या करेगा, अपना आउटपुट देगा लो पास फिल्टर को। लो पास फिल्टर क्या होता है हम सबको पता है, एक ऐसा सर्किटरी डिवाइस है जो कि लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को तो पास करेगा और हायर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ ही लो पास फिल्टर का काम भी सेम यही वही है कि जो फेज डिटेक्टर से आउटपुट मिला उसमें से हाई फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स को, जो कि नॉइज़ भी हो सकती है, हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइज़ हो सकती है, हाई फ्रिक्वेंसी के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें नहीं आवश्यकता, उनको ये ब्लॉक कर देगा और जो रिमेनिंग सिग्नल होगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा, उसको ये बाहर पास करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। ये जो लो पास फिल्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है PLL के लिए, क्योंकि जो ये फिल्टर ये जो ब्लॉक है ये इसको ये पूरे PLL के डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कैप्चर रेंज, लॉक रेंज, बैंडविड्थ, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो लो पास फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे इसके सारे डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर क्या है, एक ऑसिलेटर सर्किट है जो कि क्या करेगा, फ्रिक्वेंसी को, एक फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा।
जो VCO है ये एक सिग्नल जनरेट करता है जिसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट वोल्टेज की सिग्नल के इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब तक ये दोनों सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनेट नहीं हो जाती, ये कंटिन्यूअसली लूप के अंदर सिग्नल जनरेट करता रहेगा और तब तक करेगा जब तक दोनों फ्रिक्वेंसीज मैच नहीं हो जाती। ऑसिलेटर क्या होता है? एक फ्रिक्वेंसी जनरेटर ही तो होता है, तो वही यहाँ पे हमारा VCO काम कर रहा है। अब इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को जैसे मैंने अभी टेक्निकली एक्सप्लेन किया, मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। इमेजिन कीजिए आप सबने कार रेसिंग देखी है। जब कार्स आपस में रेस करती है तो उनकी क्या होती है, सबकी फिक्स्ड लेन होती है, सबकी अलग अलग लेन होती है जिसके अंदर वो ड्राइव करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि दो लेन्स से आपस में कार्स आप एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए एक दूसरे की लेन में आ जाती है? नहीं, वो ओवरटेक भी करेंगी तो अपनी लेन में ही रहेंगी, वो अपनी स्पीड इंक्रीज करके अपनी लेन में ही जाएंगी, किसी और लेन में नहीं जाएंगी। तो पहला तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो दोनों कार्स हैं वो समझिए आप, एक है इनपुट सिग्नल और एक कार है आउटपुट सिग्नल। दोनों कार्स आपस में रेस कब करती है? ताकि दोनों के बीच की दूरी क्या हो, कम से कम की जाए। वही हमारा काम यहाँ पे दोनों फ्रिक्वेंसीज, यहाँ पे PLL कर रहा है। PLL क्या कर रहा है? दोनों सिग्नल की फ्रिक्वेंसीज को कंपेयर कर रहा है और तब तक कंपेयर करेगा जब तक दोनों के बीच की दूरी कम से कम नहीं हो जाती। वही है हमारा VCO कर रहा है कि वो तब तक सिग्नल जनरेट करता रहेगा जब तक दोनों के बीच का डिफरेंस 0 नहीं हो जाता। और तब हम बोलेंगे कि जब फाइनल आउटपुट आएगा उसकी फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये वही हमारा कार रेसिंग के अंदर होता है कि दोनों कार स्पीड रेस लगाते लगाते एक अपनी लेन में रहती हैं, लेकिन अपनी लेन में रहते हुए स्पीड इंक्रीज करके आपस में दूरी कम करती है ताकि वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। वही है हमारा PLL का काम कि वो दोनों फ्रिक्वेंसीज को कंपेयर करता रहता है, तब तक कंपेयर करता है जब तक इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाती। अब इसकी देखते हैं वर्किंग। जैसे अपने इनपुट सिग्नल, हमारा यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है VI और इनपुट फ्रिक्वेंसी है FI। तो फेज डिटेक्टर को एक इनपुट सिग्नल जा रहा है यहाँ से और दूसरा इनपुट सिग्नल उसको इनपुट दिया जा रहा है आउटपुट सिग्नल का। आउटपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है VO और आउटपुट फ्रिक्वेंसी है F0। ओके, फेज डिटेक्टर क्या करेगा? इन दोनों फ्रिक्वेंसीज को आपस में कंपेयर करेगा। कंपैरिजन करके ये दो सिग्नल, क्योंकि ये मल्टीप्लायर सर्किट है, दो फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स को अपने आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसके अंदर दोनों फ्रिक्वेंसीज का क्या होगा? सम, मतलब कि FI प्लस F0। फ्रिक्वेंसी मतलब इसको आप ये समझिए कि दो सिग्नल्स हमारे जनरेट होंगे यहाँ से। एक सिग्नल तो होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी FI प्लस F0, एक सिग्नल ऐसा होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी दोनों का डिफरेंस, मतलब FI माइनस F0। तो ये है फेज डिटेक्टर का काम। अब हमारा PLL क्या कर रहा है कि इनपुट फ्रिक्वेंसी और आउटपुट फ्रिक्वेंसी को आपस में मैच करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा मोटिव क्या है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस को कम से कम करना। तो हमारे लिए जो ये FI प्लस F0 वाला सिग्नल है, ये तो एक तरीके से एरर ही हुआ ना, क्योंकि हमें ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। तो ये फेज डिटेक्टर एक एरर वोल्टेज जनरेट करेगा जिसे हम बोलेंगे VAR FI प्लस F0, जो कि एक DC वोल्टेज है। अब ये लो पास फिल्टर को ये दोनों सिग्नल जा रहे हैं। लो पास फिल्टर क्या करेगा? ये जो एरर सिग्नल है इसको एलिमिनेट कर देगा, इसको वो रिमूव कर देगा, क्योंकि लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि उसके लिए ये फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी और उसके लिए FI माइनस हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर ही होगी, क्योंकि हमको आउटपुट कैसा चाहिए? इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर ही। तो हमारा उसके लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा का हो जाएगा ये सिग्नल और उसको तो ये ब्लॉक कर देगा और इस सिग्नल को वो एज इट इज़ पास कर देगा, जिसे हम बोलेंगे VF। VF जो सिग्नल हमारा जनरेट होगा ये
पीएलएल के डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में बहुत ही काम आएगा, उनको रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके सारे डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब जो ये वीएफ आउटपुट हमें मिला है यहाँ पे, इसको हम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को पास करेंगे। वीसीओ क्या करेगा, वीसीओ के लिए भी एक डीसी लेवल है जिसके अंदर जिसको वीसीओ को पास कर दिया जाएगा। वीसीओ की आउटपुट फ्रिक्वेंसी है एफ नॉट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनपुट सिग्नल के लिए। तो वो वीसीओ क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट फ्रिक्वेंसी को कंपेयर कर करके, एडजस्ट कर करके फीडबैक पाथ के थ्रू लूप से तब तक वो नया सिग्नल जनरेट करता रहेगा जब तक उसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल नहीं हो जाती। तो पहले वाले जो दोनों ब्लॉक्स हैं हमारे, फेज डिटेक्टर और लो पास फिल्टर, उनका तो काम हो गया कंपेयर करके एडजस्ट करने का, और वीसीओ का काम हो गया उस एरर के रिस्पेक्ट में नया सिग्नल जनरेट करने का। तो इस तरीके से, क्योंकि ऑसिलेटर तो जनरेटर होता है, तो इस तरीके से तीनों ब्लॉक्स मिलके, पीएलएल पूरा ब्लॉक मिलके एक आउटपुट फ्रिक्वेंसी को इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर करने की कोशिश करते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में ये आउटपुट सिग्नल जनरेट करते हैं। तो पीएलएल क्या है, 3 स्टेजेस में काम करता है। एक होती है आपकी फ्री रनिंग स्टेज, नेक्स्ट होती है कैप्चर स्टेज, और थर्ड होती है फेज लॉक स्टेज। सबसे पहले हम देखते हैं फ्री रनिंग स्टेज। फ्री रनिंग स्टेज का मतलब ही हो गया कि जब हमने कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं किया है पीएलएल के, मतलब इनपुट इज़ 0, तो उस सिचुएशन में जब पीएलएल काम कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे फ्री रनिंग स्टेज। उसमें क्या करेगा, ऑसिलेटर तो आपके पास है ही, ऑसिलेटर सिग्नल जनरेट करेगा जो कि फेज डिटेक्टर के पास जाएगा। वहाँ से जो एरर सिग्नल आएगा उसको लो पास फिल्टर से पास करते हुए फिर से वीसीओ के पास जाएगा। तो उस एरर सिग्नल को एलिमिनेट करने के लिए वीसीओ अगेन सिग्नल जनरेट करेगा। तो जो उस सिचुएशन में काम करता है पीएलएल, तो उसे हम बोलते हैं फ्री रनिंग स्टेज। उसका मतलब ये हो गया कि ये वीसीओ से ही कोई ना कोई एरर को रिमूव करता हुआ सिग्नल जनरेट कर रहा है। जैसे ही हम इसे इनपुट अप्लाई कर देंगे, उस सिचुएशन में वीसीओ काम करना शुरू कर देगा। वीसीओ सिग्नल जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा एक आउटपुट फ्रिक्वेंसी का सिग्नल, जिसको इनपुट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल से कंपेयर किया जाएगा। तो जब ये प्रोसेस शुरू हो जाती है कि इनपुट अप्लाई हो चुका है, वीसीओ सिग्नल जनरेट कर रहा है, जिसको फीडबैक पाथ से फेज डिटेक्टर के पास ले जाया जा रहा है, फिर अगेन कंपेयर किया जा रहा है, देन वापस वीसीओ के पास सिग्नल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये फिर से सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो ये प्रोसेस जब शुरू हो जाती है, उसे हम बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं कैप्चर स्टेज। एंड द लास्ट वुड बी फेज लॉक्ड स्टेज। जब आपका कंपैरिजन ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, उस सिचुएशन में आपके आउटपुट फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करके इनपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल कर दिया जाता है, उस स्टेज को बोलते हैं फेज लॉक्ड स्टेज। अब आप इसे समझिए, जैसे कि आपका आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, उसके बराबर हम इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर आपको आउटपुट फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना है। मतलब पीएलएल का काम है आउटपुट फ्रिक्वेंसी को इनपुट फ्रिक्वेंसी से लॉक करना है। तो जब पीएलएल काम करना शुरू करता है, वीसीओ सिग्नल जनरेट करना शुरू करता है, तो उस लॉक कंडीशन में जाने के लिए जो फ्रिक्वेंसी की रेंज या वो स्टेज जिसमें वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क करता रहता है, उसे हम बोलते हैं कैप्चर स्टेज। मतलब कैप्चर का मतलब क्या होता है, एक्वायर करना, अधिकृत करना। कैप्चर का मतलब होता है अधिकृत करना। तो उस स्टेज को जब आपकी दोनों फ्रिक्वेंसीज इक्वल हो जाए, उस स्टेज पे आने के लिए जितनी देर काम किया जाएगा उसे बोलेंगे कैप्चर स्टेज। और वो फ्रिक्वेंसी की रेंज जब तक आउटपुट फ्रिक्वेंसी को लॉक नहीं किया जाता इनपुट फ्रिक्वेंसी तक, उस फ्रिक्वेंसी की रेंज को बोलेंगे हम कैप्चर रेंज। और जैसे ही दोनों फ्रिक्वेंसीज इक्वल हो जाएगी, फेज लॉक हो जाएगा, उस फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे आप लॉक रेंज, या उस फ्रिक्वेंसी की रेंज को बोलेंगे लॉक रेंज। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारी लॉक रेंज होगी वो कैप्चर रेंज से क्या होगी, कम, क्योंकि कैप्चर रेंज तो ऑफकोर्स ज़्यादा है। आपको जो टारगेट अचीव करना है, जिस चीज़ को अधिकृत करना है, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत फ्रिक्वेंसी के रेंज है, जिसमें से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ये आपका आउटपुट इनपुट से लॉक होगा।
तो वो फ्रिक्वेंसी की रेंज जिसमें से आप चूज़ कर रहे हो लॉक करने के लिए, उसे हम बोलेंगे कैप्चर रेंज। और जिस फ्रिक्वेंसी पे वो लॉक हो रहा है उसे हम बोलेंगे लॉक रेंज। तो ये आपके उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कैप्चर रेंज और लॉक रेंज में से कौन सी बड़ी होती है। तो कैप्चर रेंज आपकी हमेशा लॉक रेंज से बड़ी होती है। ये रेंज फ्रिक्वेंसीज़ की बात हो रही है यहाँ पे कि कैप्चर रेंज मतलब वो फ्रिक्वेंसी की रेंज जिसमें से किसी एक फ्रिक्वेंसी पे आपका आउटपुट इनपुट से लॉक होगा, उसे हम बोलेंगे कैप्चर रेंज। और जो फ्रिक्वेंसी पे वो लॉक हो जाएगा, जिसमें फेज़ दोनों के इक्वल हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, फ्रिक्वेंसी दोनों की प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे लॉक रेंज। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस कि PLL हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो PLL को हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन नेटवर्क्स में हम यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन का काम क्या होता है कि डीमॉड्यूलेटेड जो आउटपुट है उसमें से आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग करना। वही हमारा PLL का काम है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को आउटपुट में देना। तो वो काम हो गया हमारा यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन में PLL का। दूसरी इसकी एप्लीकेशन आती है फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज़र में, कि जब हमें आउटपुट में एक पर्टिकुलर रेफरेंस सिग्नल फ्रिक्वेंसी के मल्टीपल्स प्रोवाइड करने हों, मतलब कि एक ही रेफरेंस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के मल्टीपल सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करने हैं, तो उसे हम वहाँ भी हम PLL को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम PLL को यूज़ करते हैं मोटर स्पीड कंट्रोल्स में या ट्रैकिंग फ़िल्टर्स में। ट्रैकिंग फ़िल्टर्स क्या हुआ? ट्रैक मतलब कि आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को बार बार ट्रैक कर रहे हो, तो वही हमारा PLL का काम है। और मोटर स्पीड कंट्रोल में भी वही हो गया कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे लॉक करना, आपकी मतलब पर्टिकुलर स्पीड पे मोटर को कंट्रोल करना। आपने 60, अगर आपको अपनी मोटर की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रखनी है, तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे लॉक करने का काम तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने लॉक करनी है आपको 60 पे और आपकी स्पीड इंक्रीज ही होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो वहाँ हो गया हमारा PLL का काम, एक लॉक करना, एक पर्टिकुलर स्पीड पे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे लॉक करने का काम, वहाँ हम PLL को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डाटा डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे हम फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग कीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम टाइम को डिजिटल कन्वर्टर्स में हम यूज़ करते हैं। और जिटर रिडक्शन, जिटर मतलब नॉइस रिडक्शन, जहाँ पे भी सिग्नल के अंदर बहुत सारे नॉइज़ आ रहे हैं, स्क्यूज़ आ रहे हैं। स्क्यूज़ नॉइज़ क्या है? जिटर्स वगैरह क्या होते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं, बहुत ही नैरो एम्पलीट्यूड, बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड के नैरो सिग्नल्स होते हैं, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं, जो कि जिनको हमें रिड्यूस करना होता है। तो वहाँ हम PLL को यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को एल्यूमिनेट करने के लिए, या क्लॉक को रिकवर करने के लिए भी हम वहाँ पे भी PLL को यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमने PLL की पूरी वर्किंग देखी, उसका ब्लॉक डायग्राम देखा, उसकी एप्लीकेशंस देखी। तो हमने समझा कि कैसे PLL क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वर्किंग क्या होता है। और नेक्स्ट हम इसकी 2 एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने लेक्चर पढ़ा है उसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन 6 नंबर का हमेशा आता है, कि एक क्वेश्चन तो आएगा ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आता है जो 2 एप्लीकेशंस में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी उनसे रिलेटेड। तो PLL बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटी सी यूनिट है और बहुत ही क्वेश्चन मतलब मार्क्स इसमें से, क्वेश्चंस इसमें से हमेशा आते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा।